नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 31 दिसंबर शिफ्ट के पेपर के इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि ईवीएस पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीटेट दिसंबर 2021 में कुल 23 शिफ्टों में सीबीएसई बोर्ड ने ऑनलाइन मोड में परीक्षा का आयोजन किया था, जिसमें से ये 11वें शिफ्ट का पेपर है। अगर 23 शिफ्ट के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं और सभी सब्जेक्ट्स का देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 6 डेडिकेटेड प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा सभी सब्जेक्ट्स के अलग अलग, और सभी में आपको 23 शिफ्ट के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, साबुत मूंग चना को रात भर पानी में भिगोकर फिर 1 या 2 दिन छोड़ देते हैं। सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वह क्या होता है? स्क्रीन पर आप बीजों के अंकुरण के प्रोसेस को देख सकते हैं। पहले यहाँ पर देखिए मिट्टी में बीज को डाला गया और उसके बाद से जो यहाँ पर अंकुरित भाग है, जो पहली बार अंकुरित हो रहा है, वो क्या बन रहा है? यहाँ पर देखेंगे तो ये आकर के जड़ बन जा रहा है। देखिए यहीं आकर के यहाँ पर जड़ बन जाता है। उसके बाद से जो बीज था, उसका जो बीज का आवरण है वो नमी पा करके वो फूल जाता है, ठीक है, और फट जाता है। बीज आवरण देखिए फट गया और ये जो बीज है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है ज़मीन में, और यहाँ से बीज आवरण देखिए यहाँ पर गिर गया और ये जो बीज था इसके अंदर से पत्तियाँ निकल आती हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न में यही पूछा गया था कि जो पहली बार अंकुरित होने वाली संरचना होती है वो क्या होती है? तो वो क्या होती है? वो जड़ होती है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 जड़ इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मांड जिसे अंग्रेजी में स्टार्च बोला जाता है की उपस्थिति जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल से परीक्षण करने पर निम्न में से कौन सा रंग आता है? तो ये डार्क ब्लू आता है, लेकिन कई बार इतना डार्क हो जाता है कि वो काला प्रतीत होने लगता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा दिए गए विकल्प में? देखिए ऑप्शन नंबर 1 ब्लू ब्लैक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बेरी बेरी नामक रोग विषमता निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन B1 की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, पटसन का रेशा पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? पटसन को ग्रामीण क्षेत्रों में से पटुआ बोलते हैं, इसकी रस्सी बनती है। तो यहीं आपसे पूछा जा रहा है कि ये पटसन के पौधे के किस भाग से ये एक तरीके से रेशा जो होता है वो निकलता है, आपसे पूछा जा रहा है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे ये पटसन है जो कि रस्सी बनाने के काम आता है, या फिर झोले थैली इस प्रकार की चीज़ें बनाने के काम में आती हैं। ये बेसिकली पटसन के पौधे का तना होता है जिससे पटसन रेशा निकलता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? तो यहाँ पर देखिए मूली की बात करें, शकरकंदी की बात करें, टेपियोका की बात करें, ये सभी जड़ होते हैं, ठीक है। लेकिन जो जड़ नहीं होता है वो आलू होगा। आलू जो है वो तना होता है, ना कि जड़ होता है। चूंकि आपसे नहीं पूछा गया था तो ऑप्शन नंबर 4 आलू इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है? स्क्रीन पर आप अमरबेल के पौधे का इमेज देख पा रहे हैं। ये बेसिकली किसी दूसरे पौधे पर आश्रित होते हैं भोजन के लिए। यहाँ पर देखिए ये मुख्य पौधा हो गया जिस पर ये आश्रित है, और ये जो पीले नुमा संरचना है, जाली नुमा झल्लेदार नुमा संरचना जो है, लटकी हुई जो लता नुमा संरचना है, यही अमरबेल का पौधा होता है। अमरबेल में पर्णहरिम जो होती है उसकी अभाव की वजह से इनका जो रंग होता है वो हरा ना होकर के हल्का पीला या फिर सुनहरे रंग का ये होता है, हल्का लालिमा लिए हुए होता है। और चूंकि इसमें पर्णहरिम नहीं है इस वजह से ये अपना भोजन नहीं बनाते हैं, और ये पूरी तरीके से जिस पर ये एक तरीके से लता चढ़ती है उस पौधे पर ये आश्रित रहते हैं अपने भोजन के लिए, जिसकी वजह से जो मुख्य पौधा है उसकी एक तरीके से धीरे धीरे उनका पोषक तत्व ये चूसने लगते हैं, जिसकी वजह से उस मुख्य पौधे की मौत हो जाती है और वो सूखने लगता है धीरे धीरे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा परजीवी पौधा है? तो ये अमरबेल ही परजीवी पौधा होता है, क्योंकि परजीवी का मतलब ये होता है कि अपने पोषक तत्वों के लिए दूसरे पर आश्रित रहना, और इससे दूसरे पौधे को या फिर दूसरे जंतु को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। और इसी वजह से मुख्य पौधा जो है वो धीरे धीरे सूखने लगता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 अमरबेल इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किन पौधों के बीज पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं? पहला दिया गया है सहजन, तो ये पशुओं के द्वारा नहीं होते हैं। मैपल दिया गया, ये भी नहीं होता है। तीसरा देखिए आक दिया गया, ये भी नहीं होगा। लेकिन चौथा जो दिया गया है आम, ये होता है पशुओं के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। पशु को आप सिर्फ जानवर के सेंस में मत लीजिएगा इस प्रश्न के संदर्भ में। इस प्रश्न को जब आप अंग्रेजी में देखेंगे तो वहां पर एनिमल वर्ड यूज किया गया है। एनिमल में कई बार जंतुओं के सेंस में यूज किया जाता है, जिसमें मनुष्य भी आते हैं। तो कई बार जब आप देखेंगे मनुष्य आम खा करके उसकी गुठली जो है इधर उधर फेंक देते हैं, तो वहीं आम का बीज है, और उसके वजह से ये ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह तक इसका बीज, ठीक है। तो आम जो है वो
पशुओं के द्वारा या यूं कहें एनिमल्स के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बीज पत्ती। मान लीजिए कोई यहाँ पर बीज है, ठीक है, द्विपत्री बीज है, तो यहाँ पर इस प्रकार से कुछ होगा और इसके ऊपर आवरण होता है। जैसे चना ही मान लीजिए, तो यहाँ पर 2 पार्ट होते हैं और उसके ऊपर एक आवरण होता है। जैसे ही ये नमी पाएगा, ये ऊपर वाला आवरण जो है वो खुल जाता है और इस प्रकार से कुछ बीज हो जाता है चने का, ठीक है। अब जो यहाँ पर 2 आवरण है, इसी को बीज पत्ती कहा जाता है और इसी के बीच में से पत्तियों की संरचना निकलने लगती है और इसके नीचे से यहाँ से जड़ निकलने लगता है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, जो दोनों पार्ट है, इसी को बीज पत्ती बोला जाता है और इसी को बीज पत्र भी कहते हैं, क्योंकि इसी में से बीज पत्र के ही माध्यम से बीज पत्ती निकलती है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती हैं? दोस्तों, कुछ पौधों को नाइट्रोजन की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है और इस वजह से वो जड़ों में उनके विशेष तौर पर गांठ बन जाती है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक पौधे का जड़ है जिसमें विशेष प्रकार के गांठ हैं। इसमें विशेष प्रकार के बैक्टीरिया रहते हैं जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। मिट्टी में यानी मृदा में ये जड़ में जो गांठें होती हैं, मिट्टी में जो नाइट्रोजन है उसको वो नाइट्रोजन यौगिक में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं और उसके बाद से ये पौधे इस नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेते हैं। ये जिस पौधे को नाइट्रोजन की ज़्यादा आवश्यकता होती है उसी में ये गांठ पाई जाएगी। यहाँ पर मैं विशेष तौर पर बता दूं कि आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ही है 78%, तो फिर अलग से नाइट्रोजन देने की जरूरत क्या है? तो जो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है वो N2 गैस के फॉर्म में उपस्थित है और ये पौधे इसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। इसको नाइट्रोजन के यौगिक जैसे कि अमोनिया जैसे यौगिक के तौर पर ये एक तरीके से अवशोषित कर पाते हैं। इस वजह से ये डायरेक्टली नाइट्रोजन गैस जो कि वायुमंडल में 78% है उसको अवशोषित नहीं कर पाते हैं और इन बैक्टीरिया की मदद से उसको नाइट्रोजन के यौगिक में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जैसे कि अमोनिया। उसके बाद से ये नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं। तो प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथि किसमें नहीं पाई जाती है? तो ये तुलसी में नहीं पाई जाती है। तुलसी के पौधे को आपके घर में आमतौर पर मिल जाते होंगे, उसको कभी उखाड़ करके देखिएगा तो इस प्रकार की गांठ नहीं मिलेगी। बाकी के स्वीट पी यानी मीठी मटर, बगीचे वाली मटर और मूंगफली में इस प्रकार की गांठें, छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं और इस वजह से ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन बात करें तुलसी में, तो तुलसी में इस प्रकार की कोई भी गांठ बैक्टीरिया के लिए ग्रंथि नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 तुलसी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पत्ती में शिराओं और छोटी शिराओं की व्यवस्था का नाम क्या है? स्क्रीन पर आप एक पत्ती का इमेज देख पा रहे होंगे। इसमें जो बीच वाला ये लाइन मुख्य भाग जा रहा है, ये वाली जो बीच वाली लाइन है, इसको यहाँ पर शिरा कहा जाता है या फिर मुख्य शिरा कहा जाता है या फिर मध्य शिरा कहा जाता है। देखिए प्रश्न में आपसे शिरा बोला गया था और ये जो साइड वाली लाइन है, ये वाली, इसको छोटी शिरा कहा जाता है, ठीक है। तो यही प्रश्न में बोला जा रहा है कि ये वाली भाग और ये वाली संरचना, इनको मिलाकर के क्या कहा जाता है? तो इनको मिलाकर के शिरा विन्यास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन उस ईंधन को कहते हैं जो कि कई लाखों साल तक जमीन में दबने की वजह से, उच्च ताप और उच्च दाब की वजह से वो प्राकृतिक ईंधन में कन्वर्ट हो गए। जैसे कि कोयले की बात की जाए, पेट्रोलियम की बात की जाए, प्राकृतिक गैस की बात की जाए, तो ये सभी क्या है? ये जीवाश्म ईंधन है। लेकिन अगर लकड़ी की बात की जाए तो ये जीवाश्म ईंधन नहीं होता है, क्योंकि प्रश्न में नहीं पूछा गया था। इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो परंपरागत स्रोत कहने का मतलब कि जो ऊर्जा भविष्य में जाकर के खत्म हो जाएगी वो परंपरागत स्रोत है या फिर जिससे नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। तो दिए गए विकल्प में देखिए, सौर ऊर्जा, कभी सौर ऊर्जा खत्म नहीं होने वाली है। इसी प्रकार से देखिए ज्वार भाटा ऊर्जा, इस समुद्र में जो ज्वार भाटा आते हैं वो भी कभी खत्म नहीं होगा। और भूगर्भीय ऊष्मीय ऊर्जा, जाहिर सी बात है जमीन के अंदर जो गर्मी है वो भी कभी खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं खत्म होगा? क्योंकि ये सभी नवीनीकरण ऊर्जा के उदाहरण है। लेकिन अगर बात करें ऑप्शन नंबर 4 जीवाश्म ईंधन की, तो ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि ये नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। जीवाश्म ईंधन में आपके पेट्रोलियम, कोयला, ये सभी आते हैं जो कि भविष्य में जाकर के खत्म हो जाएंगे एक सीमित मात्रा में। इस वजह से यही आपका परंपरागत ऊर्जा का स्रोत होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है।
अगला प्रश्न पूछा गया था, पौधों के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप में जल की क्षति को क्या कहते हैं? तो ये वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कोई पत्ती की संरचना देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से, तो इसके पत्ती के जस्ट पीछे छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्ती के पीछे वाले भाग में, ठीक है। आप किसी पत्ती में पॉलीथीन बांध दीजिए रात में, और सुबह जब उठ करके आप देखेंगे तो वहां पर पॉलीथीन में छोटे छोटे पानी के बूंदे ओस जैसे जमा हो जाते हैं। क्यों जमा हो जाते हैं? क्योंकि ये छोटे छोटे जो छिद्र थे पत्ती के पीछे, इनमें से पानी निकलता है वाष्प के रूप में। क्योंकि जब जड़ों से पानी की अधिकता हो जाती है, मतलब अधिक पानी सोख लिया जाता है, तो इसको पत्तियों के छोटे छोटे छिद्र से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और पॉलीथीन अगर आप बांध करके छोड़ देंगे तो इसको समझ सकते हैं कि किस प्रकार से वाष्पोत्सर्जन होता है, उस पॉलीथीन में पानी की बूंदें आ जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, हिमालय मेप्पल एक औषधीय पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है, इसे किस समूह में रखें? तो ये देखिए, ये एक विशेष क्षेत्र में पाया जाता है, एक स्थानीय क्षेत्र में, जो कि पर्टिकुलर उसी स्थान पर मिलेगा। तो ये किस समूह में रहेगा? स्थानिक, यानी कि पर्टिकुलर किसी स्थान पर मिलने वाला, विशेष क्षेत्र में मिलने वाला। ऑप्शन नंबर 3 स्थानिक इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है? तो दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर 3 बुध जो है वो पृथ्वी से छोटा होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य निम्न में से क्या होना चाहिए? चौथा विकल्प देखिए, वातावरण संबंधी प्रमुख मुद्दों को पहचानना और प्रत्याहान करना। प्रत्याहान को अंग्रेजी में रिकॉल करना कहते हैं। जिस प्रकार से आप कोई चीज़ सीख चुके हैं और पुनः उसको जब याद करते हैं तो उसे रिकॉल करना कहलाता है। तो यहाँ पर आप ईवीएस का प्रमुख उद्देश्य ये नहीं है कि जो आप सीख चुके हैं बार बार उसको रिकॉल करें, बल्कि नई चीज़ें भी तो सीखनी है आपको। तो ये आपका थोड़ा निगेटिव सेंस में है, इस वजह से उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के सीखने में वर्णन को महत्व देने पर जोर। बात हो रही है प्राइमरी स्तर के बच्चों की। यहाँ पर बच्चों को अगर आप लेक्चर दे करके चले जाएंगे, एक तरीके से डिस्क्राइब करके चले जाएंगे, तो बच्चे समझेंगे नहीं जब तक उनके परिवेश से जोड़ करके आप नहीं बताएंगे, और जब तक खेल के माध्यम से नहीं बताएंगे। तो ये भी निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। बात करेंगे दूसरे विकल्प की, दिया गया है बच्चे के कंठस्थ करने की कला का विकास करना। ये भी गलत है, क्योंकि रटना, याद करना, कंठस्थ जैसी चीज़ें हमेशा निगेटिव होती हैं। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 लिंग संबंधी विषयों तथा हास्याकरण के मुद्दों पर समालोचना करना। समालोचना का मतलब होता है उसके गुण और दोष दोनों पर चर्चा करना। यहाँ पर लिंग संबंधी विषयों पर चर्चा करने की बात की जा रही है। जिस प्रकार से समाज में जेंडर रूढ़िवादिता पहले से बनी है कि लड़कियां ये काम नहीं करेंगे, लड़के सिर्फ ये काम करेंगे, तो इन सभी चीज़ों का समालोचनात्मक, यानी उनके गुण और दोषों पर चर्चा करना, यानी जो पहले से अवधारणाएं बनी हुई हैं उन पर, मुद्दों पर एक तरीके से बात करने के विषय में ये है। तो ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा और यही आपका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की एकीकृत प्रवृत्ति को निम्न में से कौन अनुमोदित करता है? पहला विकल्प देखिए, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं एवं मुद्दों को एकीकरण। ये बिल्कुल सही है। जैसे कि ईवीएस में आप देखेंगे बच्चों के परिवेश से जोड़ करके बताना है। बच्चे अपने परिवेश में पहले से देखे हुए हैं कि जब उनके घर के लोग शौच से आते हैं तो अपने हाथों को साबुन से धोते हैं, या फिर खाना खाने से पहले हाथों को अच्छी प्रकार से वो धोते हैं। तो ये हाथों को धोना उनके परिवेश से जुड़ा हुआ है, यानी इन्वायरमेंटल का पार्ट था, ईवीएस का पार्ट था, जो कि उसको विद्यालय में भी पढ़ाया जाएगा। और चूंकि ये विज्ञान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर आप अपने हाथों को सही से नहीं धुलेंगे तो बैक्टीरिया की वजह से आप बीमार पड़ सकते हैं। तो ये विज्ञान का पार्ट हो गया। अपने नाखून को काटिए ताकि नाखून की गंदगी आपके पेट में न चला जाए। ये सब विज्ञान से जुड़े हुए हैं। तो यही कहा जा रहा है कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषयों को पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा और मुद्दों पर एकीकरण करना। तो ये भी तो बिल्कुल पॉजिटिव है। दूसरा देखिए, बच्चा अपने पर्यावरण को एक संपूर्ण रूप में देखता है। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, यह थीम पर आधारित है। पर्यावरण ईवीएस में, प्राइमरी में जो ईवीएस पढ़ाया जाता है वो कुल 6 थीम पर आधारित है, और उसमें भी जो पहला थीम है उसको 4 उप थीम में बांटा गया है। तो ये जाहिर सी बात है थीम और उप थीम में पर आधारित है, तो ये भी सही था आपका। चौथा देखिए, इसमें विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय तथा उप विषय शामिल है। देखिए यहाँ पर विषय को बिल्कुल इंक्लूड नहीं कर दिया गया है, बल्कि उन विषयों के संप्रत्यय को एकीकरण करके पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है कि ईवीएस में आपको विज्ञान और सामाजिक विज्ञान अलग से विषय बना दिया गया है या इस प्रकार से, ऐसा नहीं है। तो ये निगेटिव था, ठीक है। इनके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो एकीकरण कर दिए गए हैं ईवीएस के पुस्तक में। तो ये विषय के रूप में या फिर उप विषय के रूप में शामिल नहीं किया गया, ये गलत था। तो देखिए ABC इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 2 देखिए ABC इसका सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से ईवीएस की शिक्षा के संबंध में कौन सही है। पहला देखिए दिया गया है अनुभव द्वारा सीखना। ये बात बिल्कुल सही है। कैसे? बच्चे जो अपने परिवेश में देख रहे हैं वो उनका अनुभव है और उन अनुभव यानी पूर्व ज्ञान से जोड़ करके ही आगे की शिक्षा दी जाती है, तो यानी ये सही हो गया। ठीक है। दूसरा देखिए मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षा, ये भी बिल्कुल सही है। कैसे? मूर्त तौर पर बच्चे देखे थे कि परिवेश में कुत्ता है, बिल्ली है। अब इसको जब विद्यालय में पढ़ाया जाएगा तो ये मूर्त अवस्था थी, कुत्ता बिल्ली को उन्होंने देखा है। अब जब सजीव वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे, सजीव जीवों के बारे में जब वो पढ़ेंगे तो उनमें कुत्ता बिल्ली का भी उदाहरण आएगा। यानी मूर्त चीज़ें जो वो पहले से जान रहे थे, अब अमूर्त चीज़ें सजीव के बारे में वो नहीं जान रहे थे, पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं जान रहे थे, तो उस मूर्त से अमूर्त की ओर उसको शिक्षा दी जाती है। ठीक है। इसी प्रकार से देखिए ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल मूर्त से अमूर्त की ओर है। जो चीज़ उनको ज्ञात है उनके पूर्व अनुभव, पूर्व ज्ञान से जोड़ करके अज्ञात कॉन्सेप्ट को बताना ज्ञात से अज्ञात अप्रोच है, तो ये भी बिल्कुल सही होगा। चौथा देखिए ईवीएस का प्रासंगिक स्वरूप, तो ये भी बिल्कुल सही होता है। प्रासंगिक कहने का मतलब कि उसके कॉन्टेक्स्ट में समझाने की बात की जा रही है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी दिए गए विकल्प में देखिए चारों ABCD सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से ईवीएस के पाठ्यक्रम का थीम कौन सा है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं ईवीएस में कुल 6 थीम हैं। पहला है परिवार एवं मित्र, इसको 4 उप थीम में बांटा गया है, जिसमें संबंध हो गया, जानवर हो गया, पौधे हो गया, कार्य एवं खेल हो गया। ठीक है। तो पहला जो थीम था परिवार एवं मित्र, इसमें 4 उप थीम है। और दूसरा जो थीम होता है वो भोजन होता है, तीसरा आश्रय होता है, चौथा पानी होता है, पांचवा यात्रा होता है, छठवां चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये भी थीम होता है। तो दिए गए जो भी मैंने आपको बताया उसमें देखिए एक ही थीम दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये थीम होता है। बाकी जो जानवर हो गया, पेड़ पौधे हो गए, कार्य एवं खेलकूद हो गया, तो ये सब जो पहला थीम है परिवार एवं मित्र, उसके अंतर्गत उप थीम रखे गए हैं, तो ये सभी उप थीम है, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा क्योंकि प्रश्न में आपसे थीम पूछा गया था। तो थीम एक ही इसमें है, ऑप्शन नंबर 2 चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था एनसीईआरटी की ईवीएस पुस्तक का अंतरिक्ष में सुनीता आधारित है, तो ये वास्तविक लोग और उनके अनुभव पर आधारित है ये पूरा जो पाठ है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था खाद्य पदार्थों के खराब होने तथा अपव्यय को संबोधित करने के लिए निम्न में से कौन सा संसाधन सुझाव उपयुक्त है। तो देखिए पहला विकल्प परिवार के अनुभवों एवं पारस्परिक क्रियाओं को खाद्य परीक्षण से संबंधित व्यक्ति से साझा करना, ये विकल्प बिल्कुल सही है क्योंकि परिवार में आप देखेंगे कि दादा दादी नाना नानी जो रहते हैं वो अपने अनुभव शेयर करते हैं, जैसे कि छोटे बच्चों से कि इस प्रकार के खानों को आप फ्रिज में रखिए, इस प्रकार के खाने की वस्तुओं में तेल लगा करके रखा जाता है, जैसे कि अचार हो गया, तेल डाल कर रखे उसको सालों साल तक सुरक्षित रखा जा सकता है। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको परिरक्षण करने के लिए कुछ दूसरी विधि होती है, तो ये जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो अपना अनुभव शेयर करते हैं। वहीं कहा जा रहा है ऑप्शन नंबर 1 में परिवार के अनुभव एवं पारस्परिक क्रियाओं को खाद्य परिरक्षण से संबंधित व्यक्ति से साझा करना इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था ईवीएस में एक शिक्षक निम्न में से किसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चला सकता है। चौथा विकल्प देखिए प्रायोगात्मक कार्य, क्या इसमें कोई प्रैक्टिकल करने की आवश्यकता है, एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता है स्वच्छता अभियान के लिए, नहीं है, तो ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए क्षेत्र भ्रमण, अब स्वच्छता अभियान के लिए आप किस क्षेत्र का भ्रमण करेंगे, साफ सफाई वाले क्षेत्र का या फिर गंदगी वाले क्षेत्र का, तो ये क्षेत्र भ्रमण स्वच्छता अभियान में एक तरीके से ज़्यादा उपयुक्त नहीं होगा, इस वजह से क्योंकि बच्चों को स्वच्छता उनके परिवेश से जोड़ करके सिखानी है कि आप जहाँ पर रह रहे हैं, जहाँ पर बैठ रहे हैं, जहाँ पर उठ रहे हैं, जहाँ पर खा रहे हैं, उस जगह को साफ रखिए। तो किसी पर्टिकुलर जगह पर घुमाने या फिर क्षेत्र भ्रमण का कोई खास लाभ नहीं होगा, बच्चों को प्रेरित करना कि अपने परिवेश को साफ रखिए, तो ये भी निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए प्रदत्त कार्य जिसे असाइनमेंट या फिर होमवर्क कहते हैं, तो क्या आप स्वच्छता अभियान के लिए बच्चों को असाइनमेंट दे देंगे तो बच्चे मोटिवेट हो जाएंगे स्वच्छता अभियान के लिए, नहीं होंगे, ये भी गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1 प्रोजेक्ट परियोजना कार्य, यानी कि बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य में लगाया जाए कि आप अपने परिवेश के में जो भी वातावरण आ रहा है, चाहे आपका घर हो, आपका विद्यालय का परिवेश हो, सभी जगह आप साफ सफाई रखिए, तो ये उनके लिए एक प्रोजेक्ट कार्य हो गया। ठीक है, और इसके माध्यम से वो स्वच्छता अभियान के तहत पूरी तरीके से जागरूक हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था एनसीईआरटी के ईवीएस के अध्याय 15 कक्षा 5 में उसी से ठंडा उसी से गर्म नामक डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा रचित एक कहानी का प्रयोग किया गया है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य
क्या विकसित करना है? तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए, प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को समझाने के लिए इस कहानी का प्रयोग किया गया है। विकल्प नंबर 3 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ईवीएस की शिक्षा में रचनात्मक मूल्यांकन का संचालन करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है? चौथा विकल्प देखिए, विद्यार्थियों को अगली कक्षा में पदोन्नत करना, यानी कि अगली कक्षा में प्रमोट करने की बात की जा रही है। क्या रचनात्मक मूल्यांकन सिर्फ इसीलिए किया जाता है? नहीं, यह निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, विद्यार्थियों को अंक एवं श्रेणी देना। अंक एवं श्रेणी देना कभी भी मूल्यांकन का, चाहे रचनात्मक हो चाहे योगात्मक मूल्यांकन हो, ये उद्देश्य नहीं होता है। मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि बच्चों को कहाँ पर कठिनाई आ रही है, उस कठिनाई को दूर करते हुए उसका जो अधिगम है वो अर्थपूर्ण किया जाए, ये प्रमुख उद्देश्य है, ना कि अंक और श्रेणी देना। तो ये भी निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, विद्यार्थियों के विषयानुसार प्रगति का आकलन करना, ये भी गलत है, क्योंकि देखिए विषयानुसार यहाँ पर विषय की बात की जा रही है, अलग अलग सब्जेक्ट्स की बात की जा रही है। तो मान लीजिए किसी बच्चे को गणित में कोई समस्या आ रही है, तो आप उसका रचनात्मक मूल्यांकन अलग विषय में करेंगे या फिर गणित के उस टॉपिक में करेंगे? जाहिर सी बात है, उस पर्टिकुलर संप्रत्यय, उस पर्टिकुलर टॉपिक कॉन्सेप्ट में आप उसका रचनात्मक मूल्यांकन करेंगे, ना कि किसी दूसरे सब्जेक्ट में करेंगे। तो ये भी निगेटिव हो गया, क्योंकि यहाँ पर विषयानुसार प्रगति का आकलन नहीं है, बल्कि उस कॉन्सेप्ट में, उस चैप्टर में क्या उसको दिक्कत आ रही है, उसके लिए मूल्यांकन किया जाता है, रचनात्मक मूल्यांकन। तो यह भी गलत था। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, विद्यार्थियों की मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रगति को संबोधित करना, यही आपका प्रमुख उद्देश्य होता है रचनात्मक मूल्यांकन का। अगला प्रश्न पूछा गया था, ईवीएस का शिक्षक सदैव अपने पास एक डायरी व कलम रखता है और अपने छात्रों के प्रतिदिन के अर्थपूर्ण एवं दिलचस्प व्यवहार का अवलोकन करता है। शिक्षक क्या प्रयोग कर रहा है, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, ये आपको दो चीज़ों में कन्फ्यूजन हो सकता है। एक तो एनेक्डोटल, जिसे हिंदी में दृष्टांत वर्णन उपकरण कहते हैं, और दूसरा पोर्टफोलियो। तो इन दोनों में बहुत बेसिक सा डिफरेंस होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जब भी व्यवहार की बात करें, बच्चों के व्यवहार की बात करें, तो वो हमेशा उत्तर हो जाएगा दृष्टांत वर्णन उपकरण, यानी कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड। लेकिन अगर यहाँ पर व्यवहार ना दे करके बच्चों की प्रगति की बात करता है, यानी वो जब शैक्षिक गुणों की बात की जाए, जब शैक्षिक प्रगति की बात की जाए, तब आपका पोर्टफोलियो होगा, और जब बच्चे के व्यवहार के बारे में बात की जाए तब वो एनेक्डोटल होगा। यहाँ पर प्रश्न में देखिए स्पष्ट शब्दों में यहाँ पर व्यवहार की बात की गई है, तो व्यवहार है, तो इस वजह से आपका एनेक्डोटल हो जाएगा, जिसे हिंदी में दृष्टांत वर्णन उपकरण कहते हैं। और अगर शैक्षिक प्रगति की बात होती तब आपका पोर्टफोलियो होता। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा ईवीएस के आकलन का सूचक हो सकता है? तो पहला देखिए, अवलोकन। अवलोकन के माध्यम से भी मूल्यांकन या फिर आकलन किया जा सकता है। दूसरा देखिए, सहयोग। अब देखिए यहाँ पर ईवीएस की बात की जा रही है। ईवीएस क्या है? परिवेश का हिस्सा है। परिवेश में आपका समाज भी आ रहा है, तो आप समाज में, ग्रुप्स में, यानी कि किस प्रकार से सहयोग की भावना विकसित करते हैं, इसका भी आकलन ईवीएस के आकलन के सूचक के तौर पर हो सकता है, यानी कि सहयोग भी आपका उत्तर होगा। तीसरा देखिए, याद यानी कि स्मृति दिया गया है। रटना, याद करना, स्मृति, ये सब चीज़ें निगेटिव सेंस होती हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार, ये उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, प्रत्याहान। ईवीएस के मूल्यांकन में प्रत्याहान मतलब होता है सिंपली रिकॉल करना। जो चीज़ आप सीख चुके हैं, जो चीज़ आप जानते हैं, उसको फिर से माइंड में रिकॉल करना, याद करने के सेंस में ये आता है, इस वजह से ये भी निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। यानी कि ए और बी केवल सही है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपनी कक्षा में वास्तविक चुनौती क्या है उनके लिए? पहला देखिए, विद्यार्थियों को सूचना देना। ये चुनौती थोड़ी है, ये तो आसान था कि टीचर आए, बच्चा सीखे या ना सीखे, वो लेक्चर दे करके, इन्फॉर्मेशन दे करके चला जाए। तो ये तो उनके लिए आसान था कि इन्फॉर्मेशन केवल दिए जाना, जबकि यहाँ पर चुनौती की बात की जा रही है, तो पहला निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, विद्यार्थियों को कार्यपत्रक दे करके, कार्यपत्रक को अंग्रेजी में वर्कशीट बोला जाता है, तो ये भी तो उनके लिए, टीचर के लिए आसान था कि बच्चों को सीधे वर्कशीट दे दिया जाए और चला जाए, तो ये भी चुनौती नहीं है। चौथा देखिए, गृह कार्य देना, ये भी चुनौती नहीं है, क्योंकि होमवर्क बस देना ही तो है। लेकिन अगर बात करें ऑप्शन नंबर 3 की, विद्यार्थियों को सीखने का अवसर देना, ये टीचर्स के लिए चुनौती का काम होता है, क्योंकि इसलिए चुनौती है क्योंकि बच्चों को अवसर दे रहे हैं आप खुद अपने ज्ञान की रचना करने के लिए, तो आप एज ए मॉनिटर वहाँ पर काम करेंगे, मतलब लोगों को, बच्चों को बस अवलोकन करेंगे, मॉनिटर कर रहे होंगे कि बच्चा अपने ज्ञान के निर्माण किस प्रकार से कर रहा है। तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है और इसी वजह से इसे चुनौती माना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन है? चौथा विकल्प देखिए, दृश्य दिया गया है। केवल बच्चे देख करके, दृश्य कर करके क्या ईवीएस सीख सकते हैं?
नहीं सीख सकते, क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो बच्चों को स्कूल जाने की आवश्यकता क्यों पड़ती। बच्चे अपने परिवेश में जो कुछ भी देख रहे हैं तो वो तो उनका दृष्टिकरण हो गया, तो क्या उसके माध्यम से वो सीख सकते हैं। देखिए कुछ हद तक उनको अनुभव जरूर होता है, लेकिन उस अनुभव को स्थायी करने के लिए उनको विद्यालय जाना ही पड़ेगा। तो केवल देख करके ईवीएस नहीं सिखाया जा सकता बच्चों को, इस वजह से निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए कार्यपत्रक यानी वर्कशीट की बात की जा रही है। अगर बच्चों को केवल वर्कशीट दे दिया जाए, नोटबुक दे दिया जाए, क्या उससे बच्चे सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे, निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा विकल्प देखिए पर्यावरण शिक्षा की पाठ्य पुस्तक, अगर केवल पुस्तक से ही बच्चे पढ़ लेते तो फिर टीचर्स की आवश्यकता क्यों पड़ती। मार्केट से बुक खरीद के लाइए, बच्चे उसको देख करके सीख जाएंगे। बच्चों की बात हो रही है प्राइमरी स्तर के बच्चों की, बच्चे खेल के माध्यम से, कहानी के माध्यम से ही सीखेंगे, ना कि पुस्तक के माध्यम से। ये भी निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1 देखिए कविताएं एवं कहानियां, कविता और कहानियां में बच्चे रुचि लेते हैं, और जिस भी चीज़ में वो रुचि लेंगे उसके बाद से वो इंटरनली मोटिवेट होते हैं उसको सीखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सीटेट परीक्षा की ये खूबी है कि अगर किसी दूसरे प्रश्न में यही विकल्प दिया गया रहता, लेकिन इससे अप्रोप्रिएट आंसर रहता, तो कविता और कहानी गलत हो जाता। लेकिन इस चारों ऑप्शंस के अनुसार इस सिचुएशन में कौन सा अप्रोप्रिएट है, उस हिसाब से सीटेट आंसर की मांग करता है। और इन चारों ऑप्शन में जो सबसे पॉजिटिव था वो कविता और कहानी ही है, जिसके माध्यम से बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए प्रभावशाली संसाधन के रूप में देखा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण संसाधन हो सकता है। यानी कि बच्चे को ईवीएस सीखने के लिए किताब के अलावा महत्वपूर्ण संसाधन क्या हो सकता है। चौथा देखिए संसार का मानचित्र, मानचित्र आपको मात्र देशों की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात बताएगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक और संसाधन कहाँ पर जो खनिज लवण है कहाँ क्या मिलेंगे, ये सब चीज़ों का आपको ज्ञान करा सकता है। लेकिन ईवीएस के जो अन्य एस्पेक्ट्स हैं, जो 6 थीम है, उसके बारे में आपको नहीं बताएगा, तो ये संकुचित था, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए विज्ञान प्रयोगशाला, क्या ईवीएस में प्रयोगशाला का कोई मतलब है? कोई खास मतलब नहीं है। प्रयोगशाला अगर ना भी रहे तो भी बच्चे को ईवीएस पढ़ाया जा सकता है, तो ये एक महत्वपूर्ण संसाधन नहीं है, इस वजह से आपका निगेटिव हो गया, उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए पठन सामग्री, अब देखिए यहाँ पर किताब को तो वैसे ही वो अतिरिक्त बोल रहा है, किताब के अलावा बताना है, तो पठन सामग्री तो ऐसे ही आपको इग्नोर कर देना है, तो ये आपका होगा नहीं। एक ही विकल्प बचा समुदाय के सदस्य। देखिए ईवीएस को हम लोग मानते हैं कि ये परिवेश से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, बच्चों के परिवेश का पार्ट है, और परिवेश में समुदाय भी आएगा और समुदाय के सदस्य भी आएंगे, तो यही एकमात्र महत्वपूर्ण साधन बचता है इन चारों विकल्पों में। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस आकलन का पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा आनंद लिया जाता है। चौथा विकल्प देखिए पेपर पेंसिल परीक्षण की प्रतिपुष्टि, यानी कि पेपर पेंसिल के माध्यम से जो परीक्षा हुई है उसका फीडबैक, यानी टीचर बता रहा है कि तुम पास हो, तुम इतने नंबर पाए हो, तुम इतने कम नंबर पाए हो, ये सब चीज़ें, यानी प्रतिपुष्टि फीडबैक देना। तो ये एक तरीके से जो है इसमें बच्चे आनंद नहीं लेंगे, क्योंकि जो बच्चा कम नंबर पाया होगा निश्चित तौर पर उनके लिए ये निगेटिव चीज़ होगी अगर पूरे कक्षा में सबके सामने इस प्रकार की प्रतिपुष्टि दिया गया तो ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। ठीक है। तीसरा देखिए मौखिक प्रश्न, मौखिक प्रश्न भी यहाँ पर आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी बच्चे कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, यहाँ पर आनंद लेने की बात की जा रही है, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए पेपर पेंसिल परीक्षण, परीक्षा में कभी भी बच्चे जो पेपर पेंसिल पर होता है वो एक बोझ के तरीके से बच्चे देखते हैं, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें पोर्टफोलियो द्वारा आकलन, तो पोर्टफोलियो में क्या होता है, पोर्टफोलियो में बच्चों की प्रगति को मेंटेन किया जाता है, यानी दिन प्रतिदिन की जो गतिविधियां बच्चे कर रहे हैं उसमें उनका परफॉर्मेंस कैसा है वो सब कुछ पोर्टफोलियो में रिकॉर्ड के तौर पर मेंशन किया जाता है। अब देखिए बच्चे इसमें आनंद लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि उनके ऊपर कोई अतिरिक्त प्रेशर नहीं है कि आपको पेपर पेंसिल पर परीक्षा देना है, कोई उनको ज्ञात नहीं है कि आपकी परीक्षा हो रही है, लेकिन लगातार उनका डे टू डे जो भी गतिविधि बच्चे कर रहे हैं वो पोर्टफोलियो में मेंशन होता जा रहा है। और चूंकि ये बच्चे खेल के माध्यम से कर रहे थे, गतिविधि के माध्यम से कर रहे थे, तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट ले रहे होंगे और अच्छा से परफॉर्म भी कर रहे होंगे। इस हिसाब से जो उनका परफॉर्मेंस आ रहा होगा उसको पोर्टफोलियो में मेंशन किया जा रहा होगा, यानी बच्चों का जो मैक्सिमम आउटपुट हो सकता है वो पोर्टफोलियो में मेंशन हो सकता है। और इसमें चूंकि उनका पूरा एक तरीके से काबिलियत उभर करके आ रहा है, इस वजह से बच्चे भी इसमें इंटरेस्ट लेंगे, यानी आनंद ले रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में।
अगर आप सीटेट दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस पेपर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।